नमस्कार, प्रश्न में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण डालते पिता की मुख्य हेडलाइंस पर। पटना में मॉर्निंग वॉक पर निकले बीजेपी नेता के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। बिहार चुनाव में शुरू हुआ नॉमिनेशन। यूपी के हाथरस में गैंगरेप के विरोध में बिहार में निकला कैंडल मार्च। और रेल यात्रियों को बड़ी राहत, बिहार में अब 31 अक्टूबर तक चलेंगे इंटरसिटी एक्सप्रेस। और पटना से बेंगलुरु जाने वाले फ्लाइट में घुसा चूहा, 1 घंटे तक मचा अफरा तफरी। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां बीजेपी नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बेउर थाना इलाके की है। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब बीजेपी नेता और मंडल उपाध्यक्ष राजेश झा उर्फ राजू बाबा मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। बेउर थाना के तेज प्रताप नगर इलाके में सीताराम उत्सव हॉल के पास बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना को अंजाम देने वाले अपराधी नकाबपोश थे, जिन्होंने राजू बाबा के कनपट्टी में पिस्टल सटाई और गोली मार दी। गोली लगते ही राजू बाबा घायल होकर गिर पड़े, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही बेउर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक मृतक प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करते थे। चुनाव आयोग ने जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, तब से बिहार में गाड़ी की चेकिंग तेज कर दी गई है। 30 सितंबर को बिहार पुलिस पटना के बिस्कोमान भवन के पास चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी से तकरीबन 74 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। यह गाड़ी सासाराम के आरजेडी नेता की बताई जा रही। तो वहीं सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि कैश विधानसभा के टिकट के लिए ले जाया जा रहा था। हालांकि अभी तक इस मामले को लेकर के पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। अगर ये बात सही साबित होती है तो संजय सिंह के ऊपर पुलिस के द्वारा कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। मिली जानकारी के अनुसार ये सारा पैसा सासाराम के एक होटल कारोबारी का बताया जा रहा है। पुलिस को इस गाड़ी से एक राजनीतिक दल का झंडा बैनर भी मिला है। हालांकि अब इस मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में पहले चरण की वोटिंग के लिए 1 अक्टूबर से नॉमिनेशन शुरू है। नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक संबंधित निर्वाचन अधिकारी ले सकेंगे। हालांकि आज से शुरू हुए नॉमिनेशन के बीच अभी तक किसी भी गठबंधन ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। यहां तक कि अभी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग भी फाइनल नहीं हो सकी है। 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग के लिए 8 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। नॉमिनेशन को लेकर के सभी अनुमंडल कार्यालय कलेक्ट्रेट पर धारा 144 लागू रहेगी। कोविड-19 को देखते हुए प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन पत्र भी जमा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप का शिकार हुई युवती को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में गुस्सा है। पीड़ित की मौत के बाद उसका जबरन अंतिम संस्कार कर दिया गया है, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक दलों ने यूपी सरकार को निशाने पर लिया है। तो वहीं जाप की महिला प्रदेश अध्यक्ष मुमताज जहां ने भी यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बताया कि एनकाउंटर में माहिर यूपी सरकार आखिर चुप क्यों है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तीन बात को रखना चाहती हूँ। इतनी शर्मसार जो घटना घटी है, घटती रहती है, घट रही और लगता है कि इनके राज में घटती ही रहेगी। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा आप देते हैं जुमलाबाजी। आज एक बेटी इस तरह से उसके साथ जो जुल्म हुआ, और वो मतलब हद से ज्यादा जो जिसको बोलते हैं पीड़ा वाली बात है, जो जुबान से खुल नहीं सकती, वो होगी औरत मौन रखे हुए। प्लीज बताएं, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे सीएम हैं, आप यूपी के सीएम हैं, आप मालिक हैं यूपी के। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मियाँ भाई, हिंदू भाई होगा तो आप तो तुरंत उसका संज्ञान लेते हैं। इनकाउंटर होता है तुरंत संज्ञान लेते हैं। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटी को तार तार कर दिया गया है। आप कहाँ हैं? कहाँ है आपकी जुबान? आपके बेटी घर में कोई बेटी नहीं है?
बीवी तो नहीं है, तो मालूम है हमें, बेटी भी नहीं है, इसलिए उसका दर्द भी आपके पास नहीं है। प्लीज बोले नहीं। और मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, माननीय सीएम से गुजारिश करना चाहती हूँ कि जिस तरह आपने मुसलमानों के लिए एक बहुत महान काम आपने किया है ना, जो आपके मुताबिक 3 तलाक, बेटी बच्चे की तभी तो 3 तलाक होगा, बेटी बच्चे की तभी तो शादी होगा, तब तलाक होगा। पहले बेटी को बचाइए। तो वहीं यूपी के हाथरस की बेटी के साथ जो व्यवहार किया गया है उसके खिलाफ पूरे देश में आवाज उठने लगी है। हाथरस गैंगरेप पीड़िता को लेकर के सवाल उठने लगी है। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए बिहार के अररिया में युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की मांग की। हेलो, मोमबत्ती ले लो, निशान भाई मोमबत्ती लीजिए, नहीं ये तो बहुत ही शर्म की बात है इस भारत के लिए, भारतवर्ष के लिए, क्योंकि आए दिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे भारत में दिन प्रतिदिन जो है रेप की घटनाएं हो रही है। और सबसे ज़्यादा शर्म की बात तब होती है जब पिछले समाज के साथ ये काम किया जाता है और नाबालिग बच्ची जो होती है उसके साथ जो ये किया गया है, बड़ी दुख की बात है। ऐसे दरिंदे के लिए जो है हम लोग जो है फांसी की मांग करते हैं, इससे कम हम लोग कोई भी सज़ा नहीं चाहते। उसको लेकर आ जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं जी, उसको लेकर हम क्या कर रहे हैं अररिया में हम लोग जो है, क्योंकि अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट का भी मामला है और कोरोना को भी लेकर के है, इसीलिए विशाल हम लोग रैली नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने कहा कि कैंडल जला करके जो है उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जाए और ये एक मैसेज दी जाए, क्योंकि यहाँ के जन जन में जो है ये आक्रोश है, महिला से लेकर के पुरुष तक और बच्चे तक में ये आक्रोश है कि हमारी बहन, हमारी बेटी के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हो रही है, रेप किया जा रहा है और उसको जो है ज़बान काट दी जा रही है, ये अत्यंत जो है दरिंदगी वाला काम है और इसके लिए जो है उसको फांसी से जो है कम सज़ा नहीं होनी चाहिए। यही अररिया की सोसाइटी, सिविल सोसाइटी इस चीज़ की मांग करती है। क्या नाम है? जकी अनवर मुजाहिद, सामाजिक कार्यकर्ता। बिहार विधानसभा चुनाव को रणभेदी बजने के बाद लगातार बिहार की सियासत का पारा चढ़ता जा रहा है। सियासी दल अपना हित देखते हुए साथियों से मुंह मोड़ रहे हैं। इसी सिलसिले में भाकपा माले तेजस्वी को बड़ा झटका दिया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के चल रहे खींचतान के बीच भाकपा माले ने 30 कैंडिडेट की सूची जारी कर दी है। सूची जारी करने का मतलब साफ है कि भाकपा माले को तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। कोरोना के बाद धीरे धीरे सामान्य हो रही रेल सेवा के तहत पूर्व मध्य रेल के द्वारा चलाई जा रही इंटरसिटी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अब 31 अक्टूबर 2020 तक जारी रहेगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इन स्पेशल ट्रेनों की सभी सीटें आरक्षित रहेंगी। साथ ही यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा। आपने ट्रेन और बस में चूहे घुसने की बात तो जरूर सुनी होगी, पर विमान में चूहा घुसने की बात शायद कभी नहीं सुनी होगी। यह घटना स्पाइसजेट के विमान की है। दरअसल पटना से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट SC 963 में मंगलवार की रात को चूहा घुस गया। जिसमें फ्लाइट में चूहा मिला है, उस पर यात्री सवार थे। चूहे के इधर उधर घूमने के दौरान कई यात्री की नज़र पड़ी। विमान में चूहा है, फिर क्या था, चारों ओर अफरा तफरी मच गई। विमान में चूहा देखते ही यात्री हंगामा करने लगे, जिसके बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तकरीबन 180 यात्रियों को विमान से उतारा गया और विमान की तलाशी ली गई। फिर चूहे को किसी तरह भगाया गया, जिसके बाद यात्री विमान में सवार हुए। बिहार के गोपालगंज में दोबारा आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। सारण मुख्य तटबंध के टूटने के कारण बैकुंठपुर और बरौली प्रखंड के कई गाँव में बाढ़ का पानी चारों तरफ तबाही मचा रहा है। कई गाँव के मुख्य सड़क पानी के तेज बहाव होने से टूट गए हैं। सड़क के टूटने और पानी के तेज बहाव से जहां आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया, तो वहीं बाढ़ का पानी सैकड़ों घरों में प्रवेश कर गया। पानी की वजह से लोग तटबंध पर, स्टेट हाईवे पर और रेलवे स्टेशन पर रहने को विवश हैं। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के पैजावर इलाके में स्थित एक लोहे की फैक्ट्री में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मजदूर की करंट लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। तो वहीं घटना होते ही मौके पर मौजूद अन्य मजदूर भाग निकले। हालांकि इस वक्त फैक्ट्री मालिक भी मौजूद नहीं था। बताया जाता है कि ट्रक से मजदूर लोहे का पैनल निकालकर फैक्ट्री में रख रहा था। उसी दौरान फैक्ट्री के ऊपर से 16,000 बिजली के वायर की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। और ये बात हम बोल रहे हैं कि ठीक है, सामान जैसी गाड़ी लगा गाड़ी फंसे रहे क्या एंगल उतरवा रहा, तो एंगल उतरवा तो देखता लेबर को बोलता भी देखिए तार हुई है 11,000 की तार है ऊपर लटका हुआ, ढंग से उतारना है
उसको भी समझाना था। हम गाढ़ा देखेंगे बोल देंगे समझेबे करता तई में भाई जो कंटेनर है जाता है समझ के जाना पिकअप नहीं हिलता। आज ये मेला लगावे का जरूरत था उतना जितना आदमी खून जल गया शरीर में खून जैसे है जो कुछ करता है। घटना की जानकारी सर हमको बाद में मिली थी, ठीक है। मेरा पीछे वाला जगह है और मेरे आदमी ने बताया कि कहते हैं यहाँ पर 11,000 के तार में कोई लोहा सटने की वजह से वो आदमी उसमें सट गया, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। जैसे मेरा पुलिस वाले कह रहे हैं कि मेरा नाम है या मेरा फैक्ट्री है, मेरा इसमें कोई ओवरऑल मेरा कुछ भी नहीं है। मैं घर से तुरंत आया हूँ और ये 11,000 का तार से जो है ना, इसका लिखित ऑनलाइन कंप्लेंट भी किया हुआ है, जिसमें कहते हैं अभी तक विभागीय तौर पर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उसमें ऑनलाइन में मैंने अपना लाइन के लिए किया था तो अपना लाइन में मेरा बन गया था, लेकिन इस चीज़ के बारे में उन लोगों ने कंप्लेंट में कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। इसी कारण और ये पथ विभाग का काम हुआ, इसमें रोड ऊंचा हुआ है, उसका भी लिखित कहेंगे तो लिखित भी है मेरे पास, जो खोज के हम आपको दे सकते हैं। कंप्लेंट नंबर भी है। विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा होने के बाद से सभी दल के वरीय नेता क्षेत्र का भ्रमण कर जनता की नब्ज टटोलने में लगे हैं। इसी क्रम में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शोएब जामई अररिया पहुंचे और पार्टी के कार्यकर्ता के साथ बैठक की। उन्होंने क्षेत्र का भ्रमण कर प्रत्याशियों का फीडबैक भी लिया। पूरी तरीके से तैयार है और बहुत ज़बरदस्त उत्साह है क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में, क्षेत्र के पदाधिकारियों में। मैं लगातार दोनों जिलों की जो जिले की कार्यकारिणी है उसकी बैठक ले रहा हूं। लगातार लोगों से संवाद के माध्यम को और बेहतर बनाने के लिए, आईटी सेल को मजबूत करने के लिए, लोगों तक अपनी बातें मीडिया के माध्यम से पहुंचाने के लिए, लोगों को काम समझाने के लिए पार्टी ने जो प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है उसको लेकर कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त जोश है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ ही दिन पहले जब हमने प्रतिज्ञा पत्र जारी की पटना में, तो दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी अपनी प्रतिज्ञा पत्र, पार्टी की घोषणा, वो फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सिग्नेचर के साथ लिखित में आश्वासन दे रहे हैं कि हम अगर उन वादों को पूरा करने में असमर्थ रहे तो हम इस्तीफा दे देंगे, राजनीतिक जीवन छोड़ देंगे या फिर जनता हम पे क्लेम भी कर सकती है। 3 सालों के अंदर उन तमाम वादों को पूरा किया जाएगा, ये लिखित में हम आश्वासन दे रहे हैं। क्षेत्र की जनता को, क्षेत्र के प्रत्याशी भी इसी तरीके से आश्वासन देंगे। और मुझे लगता है कि जब पहली बार कोई पार्टी ऐसा काम करने का ऐसा चैलेंज ले रही है, ऐसा ज़रूरत कर रही है, तो मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता की दुआएं और आशीर्वाद जरूर हम पर बनी रहे। रोहतास जिला में विधानसभा चुनाव में कुल 4,000 से अधिक वाहनों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए वाहन कोषांग बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार वाहनों की धरपकड़ के लिए प्रशासन को ज़्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ रही है। कई वाहन मालिक ने खुद जिला प्रशासन से संपर्क कर अपनी गाड़ी देने की इच्छा जताई है। आपको बता दें कि कोरोना के कारण इन दिनों गाड़ियों का भाड़ा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ज़्यादातर वाहन मालिक चाह रहे हैं कि उनकी गाड़ी चुनावी गाड़ी में लग जाए। 4,000 वाहन जरूरत पड़ेगी। मिनी बस 350, ट्रक 50 और छोटी और मीडियम व्हीकल भी पैरामिलिट्री फोर्स के लिए देना होगा। तो कंपनी के हिसाब से है 10 बस, 1 ट्रक, 1 मीडियम व्हीकल, 1 लाइट व्हीकल, एक कंपनी के लिए। अब जितनी कंपनियां आएंगी उसके अनुसार हम लोग व्यवस्था करेंगे। पेट्रोलिंग के लिए 1200 गाड़ी चाहिए, पिकअप मैजिक, और 1000 चाहिए मतदान कर्मियों को बूथ पर ले जाने के लिए। पटना सिटी में गांधी जयंती पर निगम कर्मियों ने स्वच्छता अभियान चलाया है। जनता के बीच स्वच्छता को लेकर के प्रचार प्रसार किया गया। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे गांधी जी के वेश में निगम कर्मी स्वच्छता अभियान पर जोर दे रहे हैं। हम लोगों का मकसद यही है, पहले तो मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों में नमन करता हूं। कल उनका 2 तारीख के गांधी जयंती है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके आदर्शों पर चलकर हमारे ये आदेश दिए कि स्वच्छता ही हम लोग का मेन मूल मंत्र है। इसी कड़ी में हमारे पटना नगर निगम के कमिश्नर का आदेश हुआ
पटना में स्वच्छता अभियान का एक संदेश जाना चाहिए। इसी कड़ी में हम लोग अपने वार्ड नंबर 67 में नगर निगम के सफाई निरीक्षक आशानंद पांडे जी के नेतृत्व में सभी कर्मचारी और सुपरवाइजर मिलकर के अशोक राजपथ मूर्छा रोड होते हुए एक संदेश दे रहे हैं कि जहां तहां कूड़ा ना फेंके, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखें, गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग दे, उनके आदर्शों पर चले। गांधी जी का जो स्वरूप धारण किया, लोग क्या संदेश देना है? यही संदेश दे रहे हैं हम लोग कि जिस तरह से हमारे देश में राष्ट्रपिता का दर्जा हमारे महात्मा गांधी जी को मिला है, उनके बाद किसी को नहीं मिला। इसीलिए उनके स्वरूप को धारण करके आज हमारे पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारी गांधी जी के उपदेश में उनके स्वरूप लिए हुए हैं और अपने वार्ड में संदेश दे रहे हैं कि हम लोग उनके आदर्शों पर चले और साफ सुथरा स्वच्छ रखे पटना, सुंदर पटना, स्वस्थ पटना, यही हम लोगों का कर्तव्य है। अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस पर सासाराम के सदर अस्पताल में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बुजुर्ग के विभिन्न रोगों का इलाज तथा जांच की गई। इस दौरान सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर के.एन. तिवारी और सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार भी उपस्थित हुए। सिविल सर्जन ने बताया कि रोहतास जिला के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के अवसर पर हम लोग जो है सो यहाँ आज के दिन में खासकर एक स्पेशल क्लिनिक रन करते हैं, जिसमें बुजुर्ग व्यक्तियों को बैठने का बढ़िया से इंतज़ाम करके चाय पानी खिलाते हुए उनके कष्ट को हम लोग सुनते हैं और दवाई लिखते हैं और कैसे उनके तकलीफ को दूर कर सकें इसकी व्यवस्था करते हैं। साथ ही कुछ विशेष तरह की जांच कराते हैं, जैसे ईसीजी हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर का जांच हुआ तथा ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिजियोथेरापिस्ट के द्वारा जोड़ में जो पेन होता है वृद्ध लोगों को, उससे कैसे निजात। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। सासाराम में भी पहले चरण में ही मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन शुरू हो गई है। नामांकन स्थल की सुरक्षा की व्यवस्था किया गया, आसपास बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की गई। आपको बताते कि सासाराम अनुमंडल कार्यालय में नोखा, कड़गहर, चेनारी तथा सासाराम विधानसभा क्षेत्र का नामांकन होना है। जल्दी बंद करो, टाइम नहीं है। भीड़ आ जाइए, आप सब लोग मास्क लगाइए। आप वीडियो कैमरा में कैद हो रहे हैं, मास्क लगाइए, नहीं तो फिर कार्रवाई हो जाए। मास्क का भी फाइन कटने लगेगा। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।